सुहाग रात के दिन क्या हुआ था प्रज्ञा मिश्रा की बहन के साथ। साइको जीजा सुधार नहीं पाया अपने आप को। ऐसे मामलों में तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रज्ञा यह कह रही है कि हथियार कहां से आया, जबकि पुलिस बता रही है कि दो उसके पास पिस्टल थे। किसने दिया हथियार? कार तो वह चला नहीं पाता है, फिर चलाया किसने? पुलिस कह रही है कार से आया और फिर पसीने से लथपथ था, फिर चला करके गया, फिर जा करके अपनी बहन का काम तमाम किया और अपना काम तमाम किया। उसी बीच वह व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा रहा है। यदि वह ऑटो से गया था तो ऑटो किसका था, ऑटो का नंबर क्या है और ऑटो कब लिया था, कैसे लिया था, बुक किया था ऐसे ऑनलाइन या फिर तय किया था। राजधानी लखनऊ के सबसे पास और भीड़ भाड़ वाले इलाके गोमती नगर से एक बेहद दर्दनाक सनसनीखेज घटना जो कल घटित हुई थी, दिल दहलाने वाली है और इसे लेकर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी को मारने के बाद अपनी बहन की जीवन लीला समाप्त किया और फिर अपने आप को भी समाप्त कर लिया। प्रज्ञा के ऊपर आरोप लगाया गया और प्रज्ञा मिश्रा के पति भरत यादव पर भी। यानी स्टेट ऑफ इंडिया SBI में लेखाकार के पद पर तैनात मानस वाजपेयी, जो प्रज्ञा के बहन का पति था, गुरुवार की दोपहर अचानक खून सवार हुआ उसके ऊपर। महज उसने 25 मिनट के भीतर अपने पत्नी दिव्या, फिर घर पर जाकर अपनी बहन तुलिका और फिर अपना जीवन लीला उसने समाप्त कर लिया। जरा सोचिए दोस्तों, दिन दहाड़े एक ही परिवार के 3-3 चिराग बुझ गए और पूरा इलाका मातम के साथ दहशत के साए में डूब गया। लोग इस पर विचार कर रहे हैं वजह क्या था, संबंधों में खटास कैसे आई और सुहाग रात के दिन हुआ क्या, जिसकी चर्चा प्रज्ञा कर रही है। दोस्तों, इस खौफनाक हत्याकांड की परतें तब उधड़नी शुरू हुई जब गुरुवार देर रात इस घटना से जुड़ा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज सामने आया। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि दोपहर करीब 11:45-12 बजे के लगभग मानस, जो दिव्या का पति था, ICICI बैंक में के बाहर ई-रिक्शा से पहुंचा। अब कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो वीडियो फुटेज है उसमें ई-रिक्शा दिखाई दे रहा है। उसकी पत्नी दिव्या वहीं उस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। लगभग 12 बजे दिव्या बैंक के अंदर से आती हुई दिखाई देती है। तभी मानस उसे रोकता है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। CCTV में यह भी देखा गया कि विवाद के दौरान मानस कथित तौर पर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होते देख बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और वहां मौजूद अन्य कर्मचारी तुरंत उसकी ओर दौड़ते हैं और दिव्या को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोपहर 12:20 के लगभग मानस अपनी कमर में छिपाकर लाए अवैध असलहे को निकालता है और वह पहले पिस्तौल की बट से दिव्या पर हमला करता है और फिर उस पर 2 गोलियां चलाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर देता है। यहाँ थोड़ा सा वीडियो के मध्य मैं कई ऐसी घटनाओं को जानता हूं जहां लोगों ने ऐसी घटनाओं को रोका है। निहत्थे लोगों ने ऐसे जिनके पास हथियार है उन पर टूट पड़े हैं, हथियार भी छीन लिया है, घटना को रोका भी है, पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लेकिन गार्ड इस मामले में टुकुर टुकुर देखता रहा। वहां के लोगों ने भी देखा। इस मामले में अगर एक आदमी डांट करके कह देता खबरदार, दिमाग खराब है, कौन हो तुम, क्यों झगड़ा कर, चल हट, बता रहा हूं, उसकी हवा निकल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल ये अभी कहेंगे कि होनी को कौन टाल सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पत्नी को मौत की घाट उतारने के बाद वह अपने व्हाट्सएप पर एक बेहद हैरान करने वाला स्टेटस लगाता है। अंग्रेजी में लिखे उस स्टेटस में उसने लिखा, टुडे आई किल्ड माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग। यही मानस का दावा था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए किया क्योंकि उसने उसे धोखा दिया और अब उसे अपनी बहन और खुद की भी जान लेनी है। जिसकी जानकारी प्रज्ञा और भरत को है, ऐसा कहना है व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लगाया था अंग्रेजी में लिख करके।
अब यह स्टेटस लगाने के बाद मानस वहां से भागकर ई रिक्शा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर होसड़िया चौराहा स्थित अपने घर पहुंचा। मकान के नीचे दुकान चलाने वाले किराएदार लौकुश ने इस खौफनाक पल की आप बीती बताया और कहा कि मानस दोपहर में बहुत हड़बड़ी में आया था। उसने पसीने में लथपथ उसको मैंने देखा था और लौकुश ने हालचाल पूछा, जिस पर लौकुश ने कहा, भैया बहुत परेशान हो, क्या बात है, पसीने में भीगे हुए हो। तो मानस ने सिर्फ इतना कहा, यार वही ऑफिस की टेंशन है, और तुरंत अंदर जाकर दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। लौकुश की माने तो इसके तुरंत बाद एक दोस्त का फोन आया कि मानस ने व्हाट्सएप पर क्या खौफनाक मैसेज डाला है। जब लौकुश स्थानीय निवासी अंकुर और मानस के मामा के लड़के को छत के रास्ते जब यह पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आखिरकार सबने मिलकर लात मार करके दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि दोपहर करीब 12:45 के लगभग माने 12:45 बजे मानस अपनी बहन तुलिका और खुद को गोली मारकर मौत की नींद सुला चुका था। दोनों के शव बेड पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस को बेड से 2 पिस्तौल और 1 तमंचा बरामद हुआ। पिस्तौल उसका लाइसेंसी एक था या फिर नहीं था, 2 पिस्तौल कहां से आया, 1 तमंचा कहां से आया, यह भी जांच का विषय है। फोरेंसिक जांच से यह स्पष्ट होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस हंसते खेलते परिवार में ऐसा क्या जहर घुल गया कि एक पति और भाई ने नरसंहार जैसा खौफनाक कदम उठाकर पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त कर लिया। हम प्रज्ञा मिश्रा के उस बयान पर भी जाएंगे जो सुहाग रात के दिन पति ने जिस प्रकार उसकी बहन के साथ जो खराब व्यवहार किया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा के मुताबिक वर्ष 2017 में मानस और दिव्या ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह मानस और दिव्या का ही नहीं है बल्कि प्रज्ञा और भरत का भी है। तो इस विवाह में 2016 में पिता रॉबिन वाजपेयी की मौत के बाद मानस पर अपनी मां और मानसिक रूप से अस्वस्थ बहन तुलिका की जिम्मेदारी आ गई थी। शादी के बाद से ही तुलिका के साथ रखने को लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगे। वर्ष 2018 में मानस की मां को कैंसर हुआ तो दिव्या वापस आई, लेकिन 2019 में मां की मौत के बाद विवाद फिर गहराया। 2024 से दोनों के बीच कलह इतनी बढ़ गई कि नवंबर 2025 से दिव्या अपने मायके आलमबाग में रहने लगी। अब दोस्तों, यह विषाक्त वातावरण जो पैदा हुआ, हम इसकी पुष्टि ठीक से नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रज्ञा की माने तो यह विवाद सुहाग रात के दिन से ही शुरू हो गया था। आप खुद समझ सकते हैं, जनवरी 2026 में दिव्या ने फैमिली कोर्ट में तलाक, स्त्री धन वापसी और भरण पोषण के 3 मुकदमे दाखिल कराया था। यानी सब कुछ बहुत बिगड़ चुका था, जिसमें उसने 1 करोड़ रुपए गुजारा भत्ते की मांग किया था। 18 अगस्त को कोर्ट की तारीख थी, जिसके बाद मानस का गुस्सा और अवसाद काफ़ी बढ़ गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मानस को यह भी संदेश था कि दिव्या की किसी अन्य व्यक्ति से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिससे उसके मन में बदले और नफरत की आग भीतर तक सुलग रही थी और यह अंजाम उसके परिणत का एक अंतिम भाग देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिव्या की बहन और वरिष्ठ पत्रकार, सोशल मीडिया पर जो एक यानी स्वतंत्र पत्रकार हैं, प्रज्ञा मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बहन के साथ हुई क्रूरता को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी विस्तृत बात रखी है। प्रज्ञा ने लिखा है, हत्यारे ने मेरा नाम स्टेटस में लिखा है कि मुझे सब पता था। हाँ, मुझे सब पता था, प्रज्ञा ने कहा। हत्यारा मेरी बहन के साथ क्रूरता करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था, शुरू से ही उसकी आदत खराब थी। अब सवाल लोग करेंगे कि अगर इतना ही खराब था तो प्रेम विवाह क्यों किया? उसके पहले महीना 2 महीना 4-6 महीना तो जानने समझने का अवसर मिला हुआ होगा। फिर क्या उसने मानस को नहीं समझा या मानस इनको नहीं समझ पाया? अब न मानस रहा न दिव्या रही प्रज्ञा, जिनकी बात मैं कर रहा हूं। इसीलिए तो उससे अलग होना चाहती थी। प्रज्ञा की बात अगर माने
तो ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर में अगर कोई टमाटर खराब निकल जाता था तो उसे यह कहकर पीटता था तूने कैसे ब्लिंकिट से मंगाया है टमाटर जो खराब निकल गया। बतौर प्रज्ञा मेरी बहन हत्यारे और उसकी बहन ने मिलकर अपनी माता जी को इतना पीटा था कि उनकी अपनी माँ का निधन हो गया था। अब सवाल यह भी उठेगा कि अगर सासू माँ को, दिव्या की सासू माँ को उसका पति और बहन ने ही पीट कर मार डाला तो क्या इस मामले में कोई तहरीर दी गई है? क्या इस मामले में अंत्य परीक्षण कराया गया है? क्या इस मामले में कोई लिखा पढ़ी की गई है? अभी सवाल लोग करेंगे। दिव्या सिर्फ हत्यारे से अलग होना चाहती थी। प्रज्ञा ने बताया फैमिली कोर्ट में काउंसलर के साथ भी हत्यारे की झड़प हुई थी। प्रज्ञा ने आगे यह भी खुलासा किया कि शादी की सुहाग रात पर हत्यारे ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाया था और आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जबकि उस दिन प्रेम, व्यवहार, मोहब्बत, प्यार और आलिंगन की वह रात होती है जिसमें यह सब बातें आती ही नहीं हैं। एकमात्र केवल और केवल प्रेम, प्यार, आलिंगन और शारीरिक संबंधों की सुखद अनुभूति की पराकाष्ठा पर आधारित होती है सुहाग रात। प्रज्ञा ने कहा उस जो लिस्ट बनाया था हमारी बहन ने स्वीकार कर लिया कि चलो आज तो यह बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कह रहे हो तो मैं आधा खर्च उठाऊंगी, मैं भी नौकरी कर रही हूँ। दिव्या ने पिछले 1 साल से अपने हिस्से का खर्च उठाना बंद कर दिया था क्योंकि उसने मुकदमा किया था और साइको हत्यारे की नज़र में ये चीटिंग हो सकती है। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसका पति साइको था, लेकिन इतना बड़ा साइको होगा, अपराधी होगा, इसका अंदाजा उसे नहीं था। प्रज्ञा ने भावुक होकर लिखा इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तीज का व्रत रखने वाली थी, हाथ में हत्यारे मानस का टैटू नहीं हटवाया था। अब टैटू भी बनवाया था तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को परखा था, समझा था। महिलाएं तो समझ जाती हैं कौन कैसा है। एक बात मैं बीच में जोड़ूंगा, लड़कियों से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं होता है। वह जान जाएंगी कि ओल्ड एज का व्यक्ति हमें प्यार से सहला रहा है, पुचकार रहा है, या कि उसकी भावनाएं दूषित हैं। वह यह भी जान जाएगा कि भले ही हमसे राखी बंधवा रहा है, लेकिन इसकी भावनाएं, इसके भीतर का शैतान किस प्रकार उछल कूद कर रहा है। लड़कियां सब जान जाती हैं। अगर मनोविज्ञान सीखना हो तो इनके साथ रह करके आप सीख लेते हैं। भीतर ही भीतर वह चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन साइको सुधरने के लिए तैयार नहीं है। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि मानस पहले से ही दिव्या का पीछा कर चुका था। उसके अनुसार लगातार तनाव के बीच कुछ दिन पहले दिव्या का एक्सीडेंट भी हुआ था और उसमें उसका हाथ और पैर टूट गया था। दिव्या लंगड़ा करके चलती थी। दिव्या को लंगड़ी बनाने का काम उसका पति किया था, जो साइको था, क्रूर था, अपराधी था। प्रज्ञा के मुताबिक चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और दिव्या अब लंगड़ा कर चलती थी। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि हत्या वाले दिन भी जब दिव्या घर से निकलती थी तो वह लंगड़ा रही थी, निकली थी तो लंगड़ा रही थी। प्रज्ञा के मुताबिक बहन ने लंबे समय तक जिस तरह के कथित प्रताड़ना झेला उसके बारे में उसके करीबी लोग जानते थे। बहन की हत्या के बाद प्रज्ञा ने बताया इस समय उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपनी मां को सच बताना था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए दिव्या का शव रखा गया था। परिवार के सामने यह सवाल था कि मां को किस तरह से बताया जाए जिसने मांस के लोथड़े के रूप में अपनी बेटी को 9 महीने तक पाला, बड़ा किया और पाल पोस करके उसे एक अच्छा नागरिक बनाया। हम हिम्मत जुटा नहीं सकते थे। यह भी कह रही हैं प्रज्ञा कि माँ को दिव्या की हालत गंभीर है, यही कहकर बताया गया कि वो हॉस्पिटल में है, जबकि वास्तविकता तो आप समझ रहे हैं। हम कैसे बताएं, हमारी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह अपने बेटे के मौत का सदमा झेल पाएगी या नहीं। प्रज्ञा ने इस वारदात की जांच को लेकर के भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा बैंक के बाहर हुई हत्या का सीसी फुटेज सामने आया है, जिससे बैंक के कर्मचारियों की भीड़ भागती दिखाई दे रही है। आरोपी दिव्या पर गोली चलाता नजर आता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया। प्रज्ञा ने यह भी कहा कि आरोपी कार नहीं चला पाता, ऐसे में उस कार किसने दिया या फिर ऑटो किसका था, ऑटो चालक कौन था, उसका नंबर क्या था, वह फरार कैसे हुआ। पुलिस को यह भी पता लगाना चाहिए कि वह ऑटो के बारे में और कैसे उसे लिया था।
प्रज्ञा ने किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की आशंका भी जताई है कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता, कोई न कोई उस हत्या में भी रहा होगा। उनके मुताबिक कम से कम 3 सीसी फुटेज पुलिस के सामने है। एक फुटेज में दिव्या घर से निकलती दिखाई देती है, दूसरे फुटेज में वो आरोपी के साथ संघर्ष करती नजर आती है। प्रज्ञा का कहना है कि इन सभी फुटेज को जोड़कर घटना से पहले और बाद की पूरी तस्वीर सामने लाई जा सकती है। अपनी पत्रकारिता पर उठ रहे सवालों के जवाब में प्रज्ञा ने लिखा है, मीडिया इंडस्ट्री में 2017 के पहले पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों से मैं बहुत छोटी हूँ, अभी तो सब कुछ देख रही हूँ। कुछ हम पेशेवर मेरी बहन की हत्या में राजनीति खोज रहे हैं। 9 वर्षों से मैंने ऐसी पत्रकारिता की है जिससे मैं आलोचना भी करती हूँ, सामने खड़े होकर के सामने वाले से आंख डालकर बात भी कर सकती हूँ। नज़रें नीचे करके हमारी पत्रकारिता नहीं है, इसलिए मतभेद रखिए। मतों का अलग अलग होना जरूरी है, मनभेद मत रखिए। आप मुझसे स्नेह करते हो या घृणा, प्रज्ञा मिश्रा ने अपने होशो हवास में कोई अनैतिक कृत्य न कभी किया है न करेगी। यह है प्रज्ञा का बयान। अगर इस पूरी वारदात के समय चक्र को देखें तो दोपहर 11:15 बजे मानस बैंक पहुंचा, 11-12 बजे के लगभग दोनों बाहर आए, 12:20 बजे उसने दिव्या की हत्या किया, 12:45 मतलब 12:45 बजे घर पहुंचकर बहन और खुद को की जीवन लीला समाप्त कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर मानस को ये 3 अवैध हथियार किसने उपलब्ध कराए थे। खबर के अंत में यह दुखद दास्तान हमारे लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए यह एक ऐसी दास्तान है जिससे बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। परिवार में विघटन क्यों हुआ, क्या समय रहते उसे सुलझाया क्यों नहीं गया। मनोचिकित्सक की भी बड़ी भूमिका है, अग्रिम पंक्ति के लोगों की भी जरूरत है ऐसे मामलों में। एक हंसता खेलता खाता पीता परिवार, दोनों पति पत्नी बैंकिंग सेवा में थे और देखते ही देखते उस निरपराध बहन की भी जान गई, पत्नी की भी जान गई और अपनी जान, अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दिया। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ इस मामले में जो मोटा मोटा हमने अपने ढंग से अध्ययन किया है उसके अनुसार हमने वीडियो किया। आपके क्या विचार हैं बताइएगा। आपके मार्गदर्शन की भी अपेक्षा करता हूं। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।